हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोगों का है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके संदर्भ में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, कुछ चीज़ें हम लोगों ने जानी थी पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूरोपीय वैज्ञानिकों ने जो क्लासिफिकेशन किया है पृथ्वी की उत्पत्ति का, उसको जो कालक्रम में बांटा है उन्होंने, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम लोग इसी अध्ययन को कंटिन्यू करते हुए पुरानी चीज़ों को थोड़ा समझेंगे और साथ ही साथ किन काल क्रमों में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं, इनके संदर्भ में भी हम लोग थोड़ा विशद रूप से चर्चा करेंगे और समझेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग जो 5 क्लासिफिकेशन किए गए पृथ्वी की उत्पत्ति के भूगर्भिक इतिहास के बारे में, जो 5 महाकल्पों की बात की गई है, 4 युगों की बात की गई है और 16 शकों की बात की गई है, जो कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग किस महाकल्प में या किस युग में या किस शक में कौन सी गतिविधियां हुई हैं प्रकृति में, चाहे वो पर्वत निर्माणकारी कोई एक्टिविटीज हो, चाहे पठारों के निर्माण के संदर्भ में हो, या कोई जीव की उत्पत्ति हो, वनस्पतियों की उत्पत्ति हो, सागरों में हो, स्थलों पर हो, किस वर्ग के जीव या किस वर्ग की वनस्पतियां सबसे पहले पृथ्वी पर आईं, और इन तमाम सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और काल क्रम के आधार पर देखेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक और मेसोजोइक महाकल्प में क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं और इनके जो अंदर के शक हैं, इन शकों में क्या क्या हुआ है, इन सब सारे विषयों पे हम लोग इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ अगला जो हमारा टॉपिक होगा, यानी अगला जो हमारा इस पे से रिलेटेड जो वीडियो होगा, वो सिनोजोइक और मेसोजोइक में नियोजोइक में सिनोजोइक और नियोजोइक में क्या क्या चीजें हुई हैं उनके बारे में हम लोग अगले वाले पार्ट में देखेंगे। चूंकि पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, इस नाते हम लोग यहीं तक देखेंगे। और यकीन करिए, इसके जो भी सेगमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, बड़े ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये, एक व्यक्ति को समझने के लिए, पूरे पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए, वनस्पतियों के इतिहास को समझने के लिए, जीवों के इतिहास को समझने के लिए ये जानना अति आवश्यक है। और क्वेश्चन तो इसके अपार भंडार क्वेश्चन के हैं और आते भी बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज करेंगे और नई चीज़ों को भी सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको चर्चा की कि पृथ्वी की उत्पत्ति और इसके भूगर्भिक इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 5 महाकल्पों में विभक्त किया गया है, जिसे एरा कहते हैं। पहला है आर्कियोजोइक, दूसरा प्रोटेरोजोइक, तीसरा है पेलियोजोइक, चौथा है आपका सिनोजोइक, मिसोजोइक, और आपका जो 5वां वाला पार्ट आपका पड़ता है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसको 5.1, 5.2 के बारे में, क्योंकि कारण ये है कि ये आधुनिक काल की बात है। आधुनिक काल को 2 भागों में विभक्त करके पढ़ा गया है। इसी को ही मॉडर्न युग कह सकते हैं, आधुनिक युग कह सकते हैं। इसी को तृतीयक और चतुर्थ युग मिक्स करके, मतलब यानी कि जो आधुनिक काल है इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो तृतीय युग और दूसरा चतुर्थ युग, और चतुर्थ युग ही वर्तमान समय में चल रहा है हमारा, ठीक है। और चतुर्थ युग के 2 भाग में विभक्त किया गया है। तो फिर से मैं बात करता हूं, आपको 5 महाकल्पों की बात की गई है, ये जिसे महाकल्पों को एरा कहते हैं, इनके बारे में बात की गई है। 5 कौन कौन से हैं? आर्कियोजोइक है, प्रोटेरोजोइक है, पेलियोजोइक है, मिसोजोइक है, फिर इसके बाद में सिनोजोइक है और नियोजोइक है। ये कुल टोटल 6 आपके बनते हैं। सिनोजोइक और नियोजोइक एक ही पार्ट के पार्ट 1, पार्ट 2 हैं, जिन्हें तृतीय युग और चतुर्थ युग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें युगों की जो स्टार्टिंग होती है हमारा, तो युगों की स्टार्टिंग पेलियोजोइक युग से होती है। क्यों? क्योंकि आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक को संयुक्त रूप से इसे आद्य महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है, इसे अजैविक महाकल्प के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में एजोइक एरा भी से कहा जाता है, या इसी को प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है या महाकल्प कहा जाता है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। ये तमाम सारे इसके नाम हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये पैंजिया का निर्माण इसी काल में हुआ था, ठीक है। यानी कि पूरा जो टोटल स्थल मंडल है, यानी कि जो पूरे महाद्वीप हमारे हैं, सब एक भाग, जब एक में कलेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, कनेक्ट थे, तो उसको हम लोग पैंजिया कहा करते थे। और बाकी सागर, पूरा एक सागर और एक द्वीप हुआ करता था। जो सागरीय भाग हुआ करता था उसे पैथालासा कहा जाता था, और जो स्थलीय भाग होता था उसे पैंजिया कहा जाता था। इसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर ली है,
ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से इन नामों से जाना जाता है, जो भी हमने चर्चा की। उसके बाद में पैलियोजोइक होता क्या है कि मनुष्यों की उत्पत्ति एक तरह से कहिए इसी काल से शुरू होती है। इसी नाते इसको प्रथम युग, अब मनुष्यों का मतलब मेरे मनुष्य से नहीं है, मनुष्य का मेरे मतलब है जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु और वनस्पतियों की जो स्टार्टिंग होती है इसी काल में पदार्पण होता है जीवों का धरातल पर, और जीव इसी काल में ही आते हैं। इसी काल मतलब कैम्ब्रियन शक से ही शुरुआत होती है उनकी। ठीक है, कैम्ब्रियन शक किसका? पैलियोजोइक को 6 भागों में बांटा गया, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, उम्मीद है आप सबको याद हो चुका होगा अभी तक। कैम्ब्रियन शक, ऑर्डोविशियन शक, सिल्यूरियन शक, डिवोनियन शक और कार्बोनिफेरस शक कार्बोनिफेरस शक एवं पर्मियन शक, कुल 6 तरह के शक हैं। शकों को ही काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके 6 शक इसमें हुए हैं। और इसके अलावा मेसोजोइक है जिसमें ट्रियासिक शक है, इसे द्वितीय युग के नाम से भी जाना जाता है, और ट्रियासिक शक, जुरासिक शक और क्रिटेशियस शक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, इसके बाद में हम लोग सिनोजोइक में आएंगे, तो सिनोजोइक को तृतीय युग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कुल टोटल 5 शक हैं या काल है। 5 शकों में पैलियोसीन शक है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मियोसीन है और प्लियोसीन शक है। ये कुल टोटल हमारे 5 शक इसमें आते हैं। और नियोजोइक शक को हम चतुर्थ युग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल टोटल 2 ही शक हैं, जिसमें प्लिस्टोसीन शक है और होलोसीन शक है। होलोसीन शक ही वर्तमान का जो युग चल रहा है, यही होलोसीन शक में ही हम लोग हैं। ठीक है, इस वाले शक में हम लोग चले। इसे चतुर्थ युग यानी क्वार्टररी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या एज भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा एज भी मिलेगा, तो उससे कोई चतुर्थ युग, चतुर्थ एज उसे कहेंगे। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट हो गई, ये बात हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोग एक एक डिटेल करते हैं कि भाई हुआ कब क्या था। तो पहली चीज तो जान लीजिए कि एजोइक ईरा में या अजैविक महाकल्प में या प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में या कहीं आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक काल में क्या चीजें हुई थी। तो पहली चीज तो हमने बताया था लास्ट डे कि पैंजिया का निर्माण हुआ था, अभी भी मैंने चर्चा की। और क्या क्या इस समय में हुआ था, तो एक तो जान लीजिए कि इसमें चर्नियन हलचल की घटना हुई थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने जब हलचलों के बारे में बताया तो वहां पर मैंने इस बात को स्पष्ट किया था। तो पहली हलचल जो हुई थी वो आर्कियोजोइक महाकल्प में हुई थी, पहली हलचल, जिसे चर्नियन हलचल के नाम से जानते हैं। और चर्नियन हलचल के परिणाम स्वरूप बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ था, बहुत सारी चट्टानों का निर्माण हुआ था, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी, धारवाड़, कुरप्पा, ये सब जो पर्वतक्रम जो श्रेणियाँ हैं, ये सब का निर्माण इसी काल में हुआ था भारत के संदर्भ में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आइए हम लोग एक चर्चा करते हैं। और दूसरी चीज़ जान लीजिए, ये काल उस समय का है जबकि पृथ्वी तुरंत गर्म होकर के ठंडी हुई थी। तो उस समय पूरी पृथ्वी क्या थी? एकदम बिल्कुल जीवविहीन थी, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि उसमें जीव कोई पॉसिबल है ही नहीं कि संभव हो सके कोई जीव रह सके। तो इस नाते उस दौर की जो चट्टानें थी जीव विहीन थी, और वो चट्टानें जो है आग्नेय चट्टानें, टोटल चट्टानें जो थी वो आग्नेय चट्टानें थी। आग्नेय चट्टानें होने के कारण वो जीव विहीन चट्टानें थी, और उसमें उनका जो निर्माण हुआ था ग्रेनाइट और नीस जैसी जो है शैलों की उसमें प्रधानता पाई जाती है। तो ये बात कुछ इसके थी। इसके अलावा अब जितने धातु हैं, लोहा है, सोना है, तांबा है, ये तमाम सारे धातु प्रधान चट्टानें वो होती हैं। सभी अग्नि चट्टानें धातु प्रधान चट्टानों के नाम से भी इसे जाना जाता है, जानते हैं। और इसी काल में क्या हुआ था, और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इस काल में क्या हुआ था कि जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले इसी काल में आदि सागर में हुई थी, यानी कि जो पैथालासा वाला हिस्सा था, पैथालासा मैंने सागरीय जीव वाला, सागर वाला हिस्सा जो था, उस समय जीव की उत्पत्ति समुद्रों में हुई थी, एक तरह से कहिए सागरीय भागों में। तो आज वर्तमान समय में जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब हमको दिखाई देते हैं, ये सभी महासागर पहले एक हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि एक जो हमारे संपूर्ण जो स्थल मंडल है, यानी सारे महाद्वीप जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, इन सारे महाद्वीप जो हमारे कनेक्टेड थे, एक दूसरे से लगे हुए थे, सटे हुए थे। ठीक है, और ये सटे होने के नाते बाकी सारा समुद्र था, तो सारे समुद्र को हम लोगों ने पैथालासा कहा है, और जो पूरा स्थल भाग था यानी कि जो महाद्वीप थे वो एक साथ कनेक्टेड है, इससे नाते उसको पैंजिया कहा गया। ठीक है, तो सागरीय जो क्षेत्र था, आदि सागर, उसका नाम सागर को, चूंकि एक सागर था उसे आदि सागर का नाम दिया गया था। उस आदि सागर में जीवों की उत्पत्ति समुद्रों में सबसे पहले हुई। तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई, स्थल में या जल में, तो जल होगा। ठीक है, तो आदि सागर में हुई थी। और आगे इसमें क्या हुआ था, प्रोटेरोजोइक महाकल्प में क्या हुआ था, प्रोटेरोजोइक महाकल्प में समुद्र में विविध प्रकार के अपृष्ठवंशीय नॉन कॉर्डेटा, यानी कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे जीवों का विकास हुआ था। तो किस काल में हुआ था?
आर्कियोजोइक यानी कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में या अजैविक महाकल्प के प्रोटीरोजोइक महाकल्प वाला जो पीरियड था, उस समय क्या हुआ था, रीढ़ विहीन जीवों का जो जन्म हुआ था समुद्रों में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, समुद्री क्षेत्र में हुआ था। महाकल्प समुद्रों में विविध प्रकार के अपृष्ठवंशीय, जिसे नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है, नॉन कॉर्डेटा समूह के जीव कहा जाता है, जो कि रीढ़ विहीन होते हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, जीवों का विकास हुआ था। और सुपीरियर झील जो पड़ता है अमेरिका में, उसके आसपास के जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनका समीपवर्ती भाग जो पर्वतीय भाग थे, उनका निर्माण इसी काल में चर्नियन हलचल के परिणाम स्वरूप हुआ था। और चर्नियन हलचल के परिणाम स्वरूप ही भारत के धारवाड़ की चट्टान, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, कुड़प्पा का क्षेत्र, दिल्ली समूह की तमाम सारी चट्टानें, अरावली पर्वत श्रेणी आदि इसी महाकल्प में चर्नियन हलचल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो कि आपका प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के समय के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए थी। और काफ़ी कुछ इसमें आपको पता भी था, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर एक जगह संग्रहित होकर के आपको मिली, तो ये आपके काम की बहुत चीज़ है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब हम लोग जो कि प्रथम युग, पहले एज की बात करते हैं, प्राइमरी एज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, पेलियोजोइक महाकल्प के नाम से जानते हैं इसको। इसमें कुल टोटल 6 महाकल्पों में, सॉरी 6 कल्पों में, या कहिए कि 6 शकों में या 6 कालों में से विभक्त किया गया है, अभी मैंने बात किया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि देखिए, पर्वत निर्माणकारी पहली जो मूवमेंट हुई थी वो मैंने आपको बताया क्या, कि आर्कियोजोइक महाकल्प में पहली हलचल हुई थी, जिससे पर्वत निर्माणकारी एक्टिविटीज ये हुई आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कौन सी हलचल थी, चर्नियन हलचल। चर्नियन हलचल कब हुई थी, ये प्री कैम्ब्रियन युग वाले महाकल्प में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में या आर्कियोजोइक महाकल्प। और इसे प्री कैम्ब्रियन महाकल्प क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई पेलियोजोइक का जो पहला काल शुरू होता है ना, वो कैम्ब्रियन शक से शुरू होता है, कैम्ब्रियन युग से शुरू होता है, पहला इसका कल्प यहीं से शुरुआत होती है। इस नाते इसके पहले, कैम्ब्रियन से पहले वाले जो काल पीरियड है उसे प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता है। ये नाम इसके पीछे रखने का, प्री कैम्ब्रियन युग रखने के पीछे का जो मोटिव है वो यही कारण है। ठीक है, प्री यानी उसके पहले का। ठीक है, इसके पहले का जो काल था वो प्री कैम्ब्रियन काल था। उसके पहले का कौन कौन सा काल था, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक महाकल्प का जो पीरियड था वो प्री कैम्ब्रियन युग के पहले का पीरियड था। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में यानी प्रथम युग में क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी, तो थोड़ा उसको जान लेते हैं हम लोग। इसे हम लोग कैम्ब्रियन युग के भी नाम से जान सकते हैं। देखो बेटा, कहीं कहीं मिलेगा पेलियोजोइक युग या प्रथम युग या कैम्ब्रियन युग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कैम्ब्रियन युग में अगर हो जाएगा तो हालांकि कैम्ब्रियन युग पर्टिकुलर एक युग है, बाकी इसमें 5 और हैं, उसको लेकर के 6 युग हैं कुल टोटल। लेकिन इसे कभी कभी ऐसा भी जिक्रों में मिल जाएगा कि कैम्ब्रियन युग में क्या क्या हुआ था। तो कैम्ब्रियन युग इसी सेंस में, चूंकि प्री कैम्ब्रियन उसके पहले कहा गया है, तो कैम्ब्रियन मतलब ये सब पूरा इसका पीरियड आ जाएगा। तो कहीं अगर ऐसा करता है तो आप उसको समझिएगा, सेंस समझ लीजिएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कहता है तो पहला कैम्ब्रियन शक था। और इसमें क्या हुआ, कैम्ब्रियन शक, ओडोविशियन शक, सिल्यूरियन शक, डिवोनियन शक, कार्बोनिफेरस शक और पर्मियन शक में से 2 एक्टिविटीज पेलियोजोइक कल्प में 2 हलचलें जो है इसी काल में हुई थी। इस नाते और भी महत्वपूर्ण है ये। पर्वत निर्माण संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जिनमें पठारों का निर्माण है, सब इसी काल में हुआ था। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद की अगर हलचल करेंगे तो मेसोजोइक के क्रिटेशियस शक में अल्पाइन पर्वतीकरण जो हुआ था, हलचल हुई थी। इसके बारे में आप लोग चर्चा हम लोग करने वाले हैं, आगे करेंगे। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 2 हलचलें इसमें हुई थी और किस काल पीरियड में हुई थी। तो जरा मैं बात कर लूं आपसे, सिल्यूरियन शक से शुरुआत हुई थी और डिवोनियन शक तक चली थी कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल जो है, स्कॉटलैंड में एक पर्वत पड़ता है कैलिडोनिया पर्वत, उसी के नाम पर इस हलचल का नाम रखा गया है कैलिडोनियन हलचल। ठीक है, स्कॉटलैंड के जो कि जो है यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा पड़ता है स्कॉटलैंड, उसका ही एक पर्वत वहां मिलता है, कैलिडोनिया पर्वत मिलता है। उसी पर्वत के नाम पर, चूंकि निर्माण इसी काल में हुआ था, इस नाते इसको कैलिडोनियन हलचल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि पर्मियन शक के बारे में, तो यहां पर आपका देखेंगे कि जर्मनी के हार्स पर्वत के नाम पर, यह हर्सिनियन हलचल रखा गया, क्योंकि उसी काल में यह पर्वत का निर्माण हुआ था, जर्मनी का हार्स पर्वत। ठीक है, इसी कारण से इसे हर्सिनियन हलचल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पर्मियन शक में हुई थी। किस काल के, प्रथम युग में कहिए, प्राइमरी एज की बात कहिए, या तो कहिए पेलियोजोइक महाकल्प में, या कहिए पेलियोजोइक महाकल्प के पर्मियन शक में काल में
जो है हर्षिनियन हलचल का निर्माण हुआ था। बात स्पष्ट हो चुकी होगी हलचल की। आइए अब आप इसकी डिटेल करते हैं और क्या क्या गतिविधियां कब कब क्या हुई। तो क्या कहते हैं कि सेल्यूरियन शक में, इसके सेल्यूरियन वाले शक में जब कैलेडोनियन हलचल जिस काल में प्रारंभ हुई थी उस काल में क्या हुआ, सेल्यूरियन शक में समुद्रों से जीवों का पदार्पण स्थल पर हुआ, यानी समुद्रों में जो जीव रहते थे अब कहाँ आ गए, स्थलों पर आना शुरू कर दिए भाई। इसके अलावा क्या हुआ, वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई, वनस्पतियों की और जीवों की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। और जीव क्या हो गए, समुद्रों से स्थल की तरफ आ गए, स्थलों पर आ गए। और क्या हो गया, वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। प्राचीनतम औषधि शैलों का निर्माण, प्राचीन जो सबसे प्राचीन औषधि शैलें हैं उनका निर्माण शुरू हुआ इसी काल में। जीवाश्म निर्माण एवं जीवाश्म इसी कालखंड में मिलते हैं। इसी कालखंड में ही जीवाश्म जो कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह की जो चीजें मिलती हैं वो सब किस काल में है भाई, सेल्यूरियन शक के समय की बात है। और देखो सबसे बड़ी चीज तो ये जान लो आप, जो हलचलें है ना, जो मूवमेंट है ना, इसी मूवमेंट में ही लोग चीजें दबी धरातल पर। तो ये काल इस नाते महत्वपूर्ण भी हो जाता है आपका सेल्यूरियन शक, क्योंकि कैलिडोनियन हलचल इस समय हुई थी, ठीक है। बड़ी हलचल थी ये, हलचल मतलब गतिविधियां, यानी पूरी पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा दब जाना, उठ जाना, इस तरह की एक्टिविटीज हुई थी हलचलों के माध्यम से। हलचल मतलब पूरी पृथ्वी को हिला देना, भूकंप, एक तरह से भूकंप, ज्वालामुखी का उद्गार होना, भूकंपों के माध्यम से बहुत सारी चीजों का दब जाना। तो ये सब चीजें किस काल में हुई थी, इसी काल में हुई थी। और जीव समुद्र से स्थल की तरफ अग्रसर हो गए थे, वनस्पतियां और जो है जीवों की उत्पत्ति भी धरातलीय हिस्सों में होने लगी थी, ठीक है। प्राचीनतम औषधि शैलों का निर्माण इसी काल में हुआ था। और प्राचीनतम जो जीवाश्म मिलते हैं मतलब औषधि शैलों में, इसी वाली चट्टान, इसी कालक्रम की चट्टानों में मिलते हैं। सेल्यूरियन काल की औषधि चट्टानों में मिलते हैं, जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं, सबसे प्राचीन है, ठीक है। इसी काल में क्या हुआ था, एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा, जिसे हम पेरिपेट्स के नाम से भी जानते हैं। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को पेरिपेट्स कहा जाता है संयुक्त रूप से। और एनेलिडा के अंतर्गत मूल रूप से आपके आते हैं केचुआ, जोंक वगैरह, एनेलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं आपके। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आपके आते हैं मेढक आ जाता है, मच्छर आते हैं, और इसके अलावा आपको मकड़ी आती है, और मक्खियाँ आती हैं, तिलचट्टे आते हैं, केकड़े आते हैं, तितलियाँ जितनी भी हैं ये सब जो हैं, तितली वगैरह जो हैं, ये सब किसके अंतर्गत, आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आपको मिलते हैं। तिलचट्टा हो गया, मकड़ी हो गया, मच्छर हो गया, केकड़ा हो गया, तितली हो गई, मेढक हो गया, ये सब तमाम सारे आते हैं। इनकी पहचान आर्थ्रोपोडा की और एक खास बात जान लीजिए, इनके ऊपर एक खोल सी संरचना मिलती है। कैसी मिलती है, एक खोल जैसी, तिलचट्टे को आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक खोल जैसी संरचना बनी होती है, संरचना होती है। और इनके ऊपरी हिस्से पर यानी सिर वाले हिस्से पर दो आंखें होती हैं, ठीक है। ये आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की पहचान होती है। आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा संघ के जीवों को जो है क्या पेरिपेट्स कहा जाता है, इस तरह के जंतुओं को। तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि ये किस काल की बात हो रही भाई, कि कैम्ब्रियन शक, सिल्यूरियन काल वाले समय की बात हो रही है। इस समय ये लोग आ चुके थे, मच्छर वच्छर तभी आ गए थे, मकड़ियाँ उकड़ियाँ तभी आ गई थी, बहुत प्राचीन काल की बात है। और मेढक तभी से कूद रहा है पानी में, और कभी कभी धरातल पर भी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या हुआ था भाई इस काल में ऐसा हुआ था कि समुद्रों में सबसे पहले घासों का निर्माण इसी काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, पैलियोजोइक महाकल्प में, यानी प्रथम युग में समुद्रों में घास का निर्माण हुआ। और सारगैसो सागर का नाम सुना होगा, जो कि अटलांटिक महासागर में आपको पड़ता है। अमेरिका के आप देखेंगे पूर्वी हिस्से में, या कहिए आपकी कैरिबियन द्वीप समूह जो आपके पड़ते हैं, कैरिबियन द्वीप समूह के ऊपरी वाले हिस्से में आपको मिलता है सारगैसो सागर मिलता है। वहां पर एक सारगैसम घास मिलती है, जो कि इसी काल की ही देन है, इसी काल में ही मिलती है। तैरती हुई घास होती है, उसकी जड़ नहीं होती है। और जड़ नहीं होती का मतलब वो धरातल पे नहीं होता, समुद्र में से तैरती हुई घास मिलती है कुछ पर्टिकुलर एरिया में। वहां का पानी क्यों इस तरह से ऐसा होता है, क्योंकि पानी वहां पर आपने जब जलधाराएं पढ़ाएंगे वहां पर हमने बताया है, चाहे तो आप वीडियो में जाके देख लें। तो वहां पर क्या होता है कि जो अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट और अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट की जो जलधाराएं चलती हैं, तो एक गोल सराउंडिंग एरिया का क्षेत्र बनाती हैं। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का जल जो है वो किसी भी तरफ विस्थापित नहीं हो पाता, वो स्टे कर जाता है। इधर लेब्राडोर की जलधारा, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जाती है, और फिर आगे चल करके ये मिलती हुई लेब्राडोर और अटलांटिक प्रवाह से मिलती हुई ऊपर की तरफ चली जाती है। और अगर हम बात करेंगे कि यूरोप महाद्वीप के पूर्वी हिस्से, या आप हम बात कर लेते हैं जो अफ्रीका है, अफ्रीका के तटों से जो है आपकी कनारी की जलधारा जो आती है ठंडी, उसके बीच का क्षेत्र पड़ जाता है, तो जल वहाँ का स्थिर रहता है। सारगैसम घास उसी समय में मिलती है। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। आगे बात करते हैं आर्डोविशियन काल में। इसी के आर्डोविशियन काल की बात हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरे वाले काल की बात है। आर्डोविशियन शक में क्या हुआ था, आर्डोविशियन काल में निम्न कोटि की मछलियों से
निम्न कोटि की जो मछलियां, छोटी मछलियां थी, उनसे कार्डेटा का विकास प्रारंभ हुआ, किंतु स्थलखंड जीव विहीन अभी भी रहा, यानी स्थलखंड अभी भी जीव विहीन था। इस काल की बात हो रही है, ऑर्डोविशियन शक की बात हो रही है। स्थलखंड पे जीव नहीं आ पाए थे और इसमें छोटी मछलियों से कार्डेटा संघ के जीवों का विकास हुआ। कार्डेटा संघ के जीवों का विकास हुआ। कार्डेटा संघ का मतलब आप समझते हैं कि रीढ़ वाले जो जीव होते हैं ना, कार्डेटा का विकास हुआ, यानी कि रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। मछलियों को आपने देखा होगा, तो मछली जो लोग जानते हैं, खाए होंगे मछली को, उन्होंने देखा होगा मछली के जो एक पूरी कमर का जो पूरा हिस्सा होता है, उसमें कांटे उसके जो फिश के होते हैं वो उसी मेन बेस से जुड़े हुए होते हैं। गोजर को आपने देखा होगा, देखने में जैसे लाइक एक गोजर दिखती है आपको, उसी तरह से उसके कांटे निकले होते हैं ना, जिसे पैर होते हैं, उसी तरह से होती है। वही कार्डेटा समझ, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिन जीवों में होती हैं, उन जीवों का विकास इसी काल में आपको हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। सेल्यूरियन शक की बात करते हैं। सेल्यूरियन शक को रीढ़ वाले जीवों का काल कहते हैं। देखिए यहाँ पर रीढ़ वाले जीव यानी कार्डेटा संघ के जीवों का विकास इसी में हुआ। किस काल में? सेल्यूरियन काल में। ध्यान रखिएगा, सेल्यूरियन काल में रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ, तो यहाँ सेल्यूरियन काल में रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। ऑर्डोविशियन काल में रीढ़ वाले जीवों का विकास नहीं हुआ था। तो बहुत बारीकी से समझिएगा बेटा इसको, कि सेल्यूरियन शक में रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ। कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप इसी काल में क्या हो गया था? कैलिडोनियन हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ, जो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में आपको देखते हैं, पूर्वी तटों पर देखने को मिलता है। स्कॉटलैंड के पर्वत, जैसा कि हमने बताया था अभी कि कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप कैलिडोनिया पर्वत वगैरह जो कि पड़ता है स्कॉटलैंड वगैरह में, वो मिला। स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में मैंने बात की थी कि वहां पे जो पर्वतों का निर्माण हुआ था, उनका भी निर्माण हुआ इसी काल में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ, कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप अपलेशियन, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियाई पर्वतों का निर्माण इसी काल में हुआ था। नेक्स्ट है ऑर्डोविशियन शक की बात कर लेते हैं। ऑर्डोविशियन शक में क्या हुआ था? ऑर्डोविशियन शक की जलवायु जो है मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल जलवायु रही, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मछली वाली जलवायु किसे कहा जाता है? ऑर्डोविशियन, यानी मछली ध्यान रखिए, मछलियों के लिए सबसे अनुकूल जलवायु थी। मछलियों का बहुत सारा विकास हुआ, बहुत सारी प्रजाति की मछलियों का जो मतलब जो है एक तरह से कहिए स्वर्णिम युग था उन लोगों का। मछलियों का स्वर्णिम युग जो है इसी काल में रहा है, और जो लोग खाते रहे होंगे फिशेस, तो उनके लिए भी स्वर्णिम युग रहा होगा भाई। ठीक है, तो डिवोनियन शक की जलवायु मछलियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल थी, इसी कारण इसे मत्स्य युग की संज्ञा भी दी जाती है, यानी मत्स्य काल के नाम से जाना जाता है। तो पूछ सकता है कि किस काल को जो है मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है? तो डिवोनियन शक को, या कहिए पैलियोजोइक महाकल्प के डिवोनियन शक को जो है मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। क्लियर? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा क्या उभयचर जीवों का, जिसे उभयचर जीवों मतलब यानी कि जो जैसे लाइक मेढक जो समुद्रों में और स्थलों पर, मगरमच्छ वगैरह, ये तमाम सारे जो जीव हो गए हैं, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, जो कि स्थल पर भी रहते हैं और जलों में भी रहते हैं। तो उभयचर जीव इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। उभयचर जीवों को एम्फीबियंस कहा जाता है। कि उत्पत्ति हुई, प्रथम उभयचर जो जीव था स्ट्रेगोसिफेलिया, नोट कर लीजिएगा जरा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम उभयचर जीव पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा है कई बार क्वेश्चन, आगे भी पूछेगा। स्ट्रेगोसिफेलिया जो जीव था, ये पहला ऐसा उभयचर जीव था। ठीक है, पहला उभयचर स्ट्रेगोसिफेलिया जीव था। ठीक है, अगला है जमीन पर जंगलों का विकास हुआ तथा फर्न जैसी वनस्पतियों का विकास हुआ। ठीक है, जमीन पर जंगलों का विकास किस काल में हुआ? भी इसी काल में बात हो रही है। उभयचर का डिवोनियन शक में ही जो है स्थलों पर जंगलों का विकास हुआ। इसके पहले जंगल हुआ वगैरह नहीं हुआ करते थे बड़े पैमाने पर। बड़ी वनस्पतियों का, बड़े जंगलों का विकास जो है इसी काल में हुआ। किस काल में हुआ? डिवोनियन काल में हुआ है। ठीक है, तो जमीन पर जंगलों का विकास हुआ तथा फर्न जैसी वनस्पतियों का भी विकास इसी काल में हुआ। ठीक है, आगे है कार्बोनिफेरस युग की बात कर लेते हैं। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था? उभयचरों का युग कहा जाता है। कार्बोनिफेरस युग को क्या किसका कहा जाता है? उभयचरों का। उभयचरों का, वही बात मैंने की, जो मगरमच्छ वगैरह हो गए, मेढक वगैरह हो गए, घड़ियाल वगैरह हो गए, जो समुद्र और जलों में दोनों जगह पे रहते हैं। इसके अलावा डिवोनियन शक को मत्स्य युग के नाम से, मछली युग, मत्स्य युग के नाम से भी जानते हैं, मत्स्य युग। ठीक है, मत्स्य युग या मत्स्य युग। ठीक है, मछली युग भी या उभयचरों का युग, तो दो युग इसी में मिल गए। डिवोनियन शक को मत्स्य युग कहा जाता है और कार्बोनिफेरस युग को जो है उभयचरों का युग कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई। रेप्टाइल्स, यही जो रेंग के चलने वाले जीव होते हैं, उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। ठीक है, रेप्टाइल रेंग के चलने वाले जैसे सांप वगैरह हो गए, या इस तरह के जो जीव हैं आपके, मगरमच्छ वगैरह हैं जो रेंग के चलते हैं। ठीक है, वो सारे जो जीव आपके आ जाते हैं।
छिपकली वगैरह हैं, ये सब आपके रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, प्रवाल रोधिकाएं, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका आप लोगों को मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मिलने पाई जाने वाली ग्रेट बैरियर रीफ है। तो प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण हुआ यानी प्रवाल रोधिकाओं का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ, इसी काल में हुआ। और इससे बड़े बड़े वृक्षों का काल भी के नाम से भी जाना जाता है, इसे बड़े बड़े वृक्षों का भी काल के नाम से जाना जाता है। किसे, पर्मियन काल को हम लोग देखते हैं, अगर देखते हैं बात करते हैं तो इसी काल में हम लोगों को क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस काल के आगे के काल में या कार्बोनिफेरस काल में ही आप समझ सकते हैं इसको। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई थी कि इसी काल में बड़े बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है। वृक्षों के दबने से, इसी काल में वृक्षों के दबने से जो है जो कोयला है, जो पेट्रोलियम है, इस तरह के चीजों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जिसे कह सकते हैं आप लोग, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण इसी काल में हुआ था। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो क्या कोयले के लिए फेमस आपके लिए है, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। छत्तीसगढ़ वगैरह के क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं हमारे गोंडवाना क्रम की, छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र पड़ता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। और जो कि बड़े बड़े जो वन वनस्पतियां, चूंकि आपने देखा कार्बोनिफेरस युग में उभयचरों का युग हो जाता है और इसके पहले का जो काल रहता है उसमें क्या होता है, जमीनों पर जंगलों का विकास बड़े पैमाने पर हो जाता है, ठीक है। तो जमीनों पर जंगलों का विकास होता है तो इसी काल में ही जो भूगर्भिक हलचल होती है, कौन सी हलचल होती है, हर्सिनियन हलचल होती है। इसी के परिणाम स्वरूप सब दब जाते हैं और दबने के कारण से उन्हीं वनस्पतियों से वर्तमान समय कोयला और पेट्रोलियम हम लोग निकालते हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण इसी काल में हुआ है, ठीक है। आगे कुछ और भी चीज होती है, पर्मियन काल की बात कर लेते हैं, खासतौर से पर्मियन काल में, इस काल में हर्सिनियन हलचल हुई थी। इस काल में हर्सिनियन हलचल, और हर्सिनियन हलचल जो हुई उसके परिणाम स्वरूप कुछ भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण हुआ, यानी भ्रंश का निर्माण हुआ और भ्रंशों के निर्माण से भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण हुआ। यूरोप में बड़े पैमाने पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वासजेस पर्वत, मसेटा का पठार जो कि स्पेन का मसेटा का पठार, अल्टाई का पठार, थ्यानसान का पठार, अपलेशियन पर्वतमाला के कुछ भागों का निर्माण इसी काल में हुआ था। और ये थ्यानसान पर्वत श्रेणी जो हिमालय के ऊपर जो है पामीर की गांठ के ऊपर मिलेगा आपको, उन क्षेत्रों में अल्टाई पर्वत श्रेणी भी वहीं पे मिलती है और थ्यानसान भी पर्वत श्रेणी वहीं पे मिलेगी। अपलेशियन तो जानते हैं अमेरिका के पूर्वी तट पर पाई जाने वाली पर्वत श्रेणी है। कुछ हिस्सों का निर्माण इसी हर्सिनियन हलचल के परिणाम स्वरूप हुआ। देखिए हलचलों का जो क्रम रहा है, पर्वतों का निर्माण जो हुआ है एक ही क्रम में नहीं हुआ है, उसमें कई हलचलों का भी रोल रहा है। समय के साथ उसमें और भी परिवर्तन हुए, तो इस नाते ऐसा भी सेंस है अपलेशियन पर्वत के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, अब हम लोग बात कर देते हैं मिसोजोइक महाकल्प के बारे में, जिसे द्वितीयक युग के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंडरी पैक के नाम से जाना जाता है। ट्रियासिक शक, जुरासिक शक और क्रिटेशियस शक, ये तीन तरह के शक इसमें हैं। और ये जानते हैं कि अल्पाइन हलचल जो हुई थी क्रिटेशियस काल में हुई थी, ये मैंने आपको बताया। अब आइए इसकी कुछ डिटेल देखते हैं। ट्रियासिक काल में शक में क्या हुआ था। ट्रियासिक काल में रेंगने वाले जीवों का काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, रेंगने वाले जीवों का जो है काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी रेंगने वाले नहीं कि रेप्टाइल्स जो हो जाते हैं, रेंग के जो चलते हैं सारे जीव इसी में मिलते हैं। रेप्टाइल्स वगैरह के जीव इसमें आएंगे ट्रियासिक काल में ही, बड़े पैमाने पर इसी काल से इसे रेंगने वाले जीवों का काल। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं रेंगने वाले जीवों का काल, वाले जीवों का काल, ठीक है, जीवों का काल। ये सब जो भी चीजें हैं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो आपको पूछना याद रखना होगा। ट्रियासिक काल को ही रेंगने वाले जीवों का काल, रेप्टाइल्स एज के नाम से जाना जाता है, रेप्टाइल्स युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का भूखंड का विभाजन हुआ। गोंडवाना लैंड जो कि आप देखते हैं कि जो पेंजिया हमारा हुआ करता था, पेंजिया दो भागों में बटा हुआ था। ऊपरी हिस्सा को यानी पेंजिया जो था, यहाँ पे मैंने बताया पेंजिया का निर्माण इसी काल में हुआ था। और पूरा स्थल भाग जो है दो भागों में विभक्त था, ठीक है, मतलब एक भागों में विभक्त था। ये था पेंजिया, इसे कहा गया पेंजिया, ठीक है। पेंजिया दो भागों में विभक्त था। इसके बीच में एक जो है एक टेथिस सागर हुआ करता था, छिछला सा सागर था, टेथिस भूसन्नति जिसे कहा जाता है, टेथिस भूसन्नति। ये था पैथालासा, या नहीं सॉरी, सागर एक भाग का नाम था पैथालासा। इसका नाम था अंगारा लैंड, उत्तरी भाग का लैंड अंगारा लैंड, और इसे नाम था गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग का। यानी कि पेंजिया का जो दक्षिणी हिस्सा था, यानी जो बीच में टेथिस भूसन्नति, क्या थे, टेथिस भूसन्नति,
भूसन्नति यानी छिछला सागरीय क्षेत्र था। इसका उत्तरी जो हिस्सा था वो अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। अब इस दक्षिणी वाले हिस्से से बच्चों क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ, ठीक है, अफ्रीका का निर्माण हुआ और अफ्रीका के ही एक छोटे से हिस्से से टूट करके भारत जो है किधर जाकर के भारत जो है विस्थापित होकर के उत्तर की तरफ चला गया, ठीक है। मेडागास्कर वगैरह, मेडागास्कर से भारत कभी सटा हुआ था, तो भारत भी इसके अंतर्गत हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप कह सकते हैं इसको, भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा। तो कभी कभी भारत का देखो, जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा ये टूटा है ना बेटा, क्योंकि हिमालय तो टूटने के बाद दबने से उठा है, तो वो उसका हिस्सा नहीं होगा। तो समझने की बात है, कहेगा भारत का प्रायद्वीपीय भाग ही टूट के गया, फिर टकराया जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय पहले से था नहीं, वो बना, ठीक है। इसके बाद में क्या है, जो मैदानी क्षेत्र है मतलब गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये निर्मित है, ये पहले से नहीं था। तो इस नाते हमेशा कहता है प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पूछे भारत का कौन सा भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय हिस्सा ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। पूरा भारत नहीं माना जाएगा, ठीक। और अगर पूरा भारत भी सेंस में कहीं कह रहा है तो सही है, क्योंकि बाद में निर्मित हुआ उसी पे, ठीक है। लेकिन मूल रूप से दक्षिण भाग हो जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बेटा, अंटार्कटिका हो जाएगा, ये सब जो चीजें हमारे हैं वो इसी के अंतर्गत आपकी आ जाएंगे। क्लियर? मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे बात को। तो यहां पर बात हमारी हो रही थी, गोंडवाना लैंड भूखंड का विभाजन प्रारंभ हुआ और ये काल जो है कब तक चलता रहा, जुरैसिक काल तक, यानी कि ट्रिसेशियस काल से जो है गोंडवाना लैंड का विभाजन शुरू हुआ और जुरैसिक काल तक चलता रहा, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, दक्षिणी भारत का निर्माण हुआ, अफ्रीका का, दक्षिणी अमेरिका का स्थल खंडों का निर्मित हुआ, जो कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे। क्लियर? आगे देखते हैं, इसके अंतिम काल में, किसके ट्रियासिक काल के अंतिम चरण में जो है उड़ने वाले सरीसृपों का, जिसे उड़ने वाले जो सरीसृप है, रेप्टाइल्स हैं, जिन्हें टीरोसारो भी कहा जाता है, टीरोसारो सरीसृपों को टीरोसारो कहा जाता है, जो कि उड़ने वाले सरीसृप हो जाते हैं, जैसे तितली वगैरह है, ठीक है। योम सरीसृपों से अंडे देने वाले, जो सरीसृप से इनसे अंडे देने वाले निम्न कोटि के स्तनियों का जन्म हुआ। और निम्न कोटि के जो सबसे पहला स्तनी था प्रोटीथीरिया, ठीक है, जो है निम्न कोटि का जो जीव था, निम्न कोटि के स्तनी जो है प्रोटीथीरिया, ये पहला जीव था जो कि निम्न कोटि का स्तनधारी जीव था, ठीक है। अंडे देने वाले जो है निम्न कोटि के स्तनियों का विकास हुआ, किससे? रेंगने वाले रेप्टाइल से जो उड़ते थे उनसे जो है कि अंडे देने वाले निम्न कोटि के स्तनियों का विकास हुआ, यानी जन्म हुआ, ठीक। इसके अलावा क्या हुआ कि जुरैसिक काल की बात करते हैं भाई। जुरैसिक काल में क्या हुआ, पुष्प पादपों, जिन्हें आवृत बीजी कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है, आवृत बीजी है, एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई थी। किस काल में हुई थी? जुरैसिक काल में हुई थी। और जुरैसिक काल, एंजियोस्पर्म का क्या मतलब हो गया, आवृत बीजी का क्या मतलब है? पुष्पी पौधों का, यानी कि जो फूल वाले पौधे हैं, जो फूल देते हैं, वो फूली पौधों का जो निर्माण हुआ, जन्म हुआ, इसी काल में हुआ था। किस काल में? जुरैसिक काल में हुआ था। और बाकी जो डायनासोर के लिए तो फेमस है ही, आप सभी लोग जान ही रहे हैं डायनासोर, बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज आप लोगों ने देखी हुई है, ठीक है। स्थल पर डायनासोरों जैसे सरीसृपों का प्रभुत्व था, खूब बड़े पैमाने पर डायनासोर, जो हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं आप लोग ना, तो उसमें दिखाता है बहुत सारी चीजों को, जीवों को दिखाता है जो कूदते रहते हैं, फांदते रहते हैं, बड़े बड़े जीव, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा एनाकोंडा मूवी वगैरह देखी होगी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जो जीव देखे हैं जो बहुत ही विचित्र और बड़े भयानक प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं, वो सब हॉलीवुड में ही दिखाता है। तो आप इमेजिन करिएगा वही, इसको पढ़ने के बाद हो सके तो देख लीजिएगा हॉलीवुड की मूवी। निम्न स्तनियों जिसे प्रोटोथीरिया के नाम से भी जाना जाता है, निम्न स्तनियों के बारे में बात करते हैं। निम्न स्तनीय है, ये निम्न स्तनीय है बेटा, ये निम्न स्तनीय, जिन निम्न स्तनियों को प्रोटीथीरिया कहा जाता है। से मार्सुपियल यानी कि जिसे मेटाथीरिया भी कहा जाता है। मेटाथीरिया यानी कि जो कंगारू वगैरह जो आपके मिलते हैं जीव ना, कंगारू इसमें इसका उदाहरण मिलेगा आपको। मेटाथीरिया का उदाहरण क्या है? कंगारू है। स्तनियों की उत्पत्ति हुई उड़ने वाले सरीसृपों से। प्रथम पक्षी, जो प्रथम उड़ने वाला जो पक्षी था वो क्या था? आर्कियोप्टेरिक्स जो था की उत्पत्ति हुई थी। आर्कियोप्टेरिक्स की भी प्रथम उड़ने वाला जो पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई थी। किस काल की बात हो रही? जुरैसिक काल की बात हो रही है भाई, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ था? रॉकीज, एंडीज, यूरोप महाद्वीप के कई पर्वत श्रेणियों एवं पनामा कटक की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में ही हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या हुआ था इस काल में? जो रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है आपकी,
यूरोप महाद्वीप के अन्य इसके अलावा कई पर्वत श्रेणियों का जो निर्माण हुआ था, और पनामा कटक जो है आपका, उसका भी निर्माण इसी क्रिटेशियस काल में ही प्रारंभ हुआ था। इस काल के अंत में भारत के दक्षिणी भाग, पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया का द्वारा लावा का जमाव हुआ था। तो भारत के दक्षिणी पठारी भाग में लावा का निर्माण या लावा का जमाव किस काल में हुआ था बच्चों? तो हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्रिटेशियस काल में हुआ था। और अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वहां पर कहीं पर भी हिमालय वगैरह की बात नहीं आ रही है, हमारे हिमालय के निर्माण की अभी कोई गतिविधि नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले की बात कह रहा है, यहाँ पर दक्षिणी पठारी भाग का निर्माण हुआ और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा पूरा फैल गया हमारे प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से में। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, उत्तर पश्चिम कनाडा, अलास्का, मैक्सिको एवं ब्रिटेन के डोवर क्षेत्रों में खरिया मिट्टी का जमाव इस काल की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि थी। ये चीज जो थी ये उत्तर पश्चिम कनाडा है, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी, उत्तर पश्चिम कनाडा है, अलास्का है, मैक्सिको है एवं ब्रिटेन के डोवर क्षेत्र जो है, ठीक है, डोवर क्षेत्र की जो खरिया मिट्टी वाला जो क्षेत्र मिलता है, खरिया मिट्टी का जो जमाव है इसी काल में ही जो है हुआ था, जमा हुआ था। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको मालूम होना चाहिए क्रिटेशियस काल के बारे में। और ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने जो क्रिटेशियस काल में अल्पाइन पर्वतीकरण जो हुआ था, हलचल शुरू हुई थी, तो इसकी बिगिनिंग हुई थी, इसकी एंडिंग में, क्रिटेशियस काल के एंडिंग में इसकी अल्पाइन पर्वतीकरण की जो हलचल है वो गतिविधि शुरू हुई थी और ये प्लेस्टोसीन तक चली थी, जो नियोजोइक का पहला काल है वहां तक ये चली। और इसमें जो हिमालय पर्वत है और इस हिमालय पर्वत की जो और तमाम श्रेणियाँ हैं, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनका क्रमबद्ध तरीके से इसका विकास हुआ, जो कि हम लोग अगले वाले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो मुझे लगता है कि समझ में आ गया, यानी अल्पाइन पर्वतीकरण की शुरुआत यहाँ हुई थी, ऐसा नहीं कि हलचल यहीं पर ही हो गई थी। इस कारण से इसके जो पर्वत निर्माण सारी की गतिविधियाँ हैं उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफ़ी एक अच्छी समझ आपके अंदर विकसित हुई होगी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास के बारे में एक अच्छी रोचक चीज़ें जानने को मिली होंगी कि कौन से जीवों का विकास हुआ, कौन सी पर्वत श्रेणियों का कब विकास हुआ, तमाम सारी ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं एग्जाम में जो आता है, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे ही मेहनत करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिटेल के साथ में मिलेंगे, जो बाकी शेष हमारे जो सीनोजोइक के और नियोजोइक के जो डिटेल्स हैं उनके बारे में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को सारा सेगमेंट हम लोगों का मज़ा आ रहा होगा, देख रहे होंगे, और एक क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से। कोई ज़रूरत नहीं है आपको और कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की, बस इतना ही अगर आपने तैयार कर लिया तो 100% यकीन रखिए कि जीएस के किसी भी सेगमेंट में आपका लोहा रहेगा और आपको कोई हरा नहीं पाएगा और क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और आपने अगर कोई भी टॉपिक हमारा पढ़ा है, अगर सिस्टमेटिक वैसे पूरा पढ़ लीजिए तो संभवतः सारे क्वेश्चन उससे ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे आपको, और लगभग करीब में 100% की स्थिति में हम लोग हैं अपने टॉपिक को लेकर के। तो ऐसे मेहनत करिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।